दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। सरोज वर्मा जी का लिखा हुआ सुहाग सिंदूर और प्रेम का पहला पार्ट। बुआ जी, स्टोर रूम में ये किसी की शादी की तस्वीर मिली है। इसमें ये महिला तो मम्मी जी जैसी लग रही है, लेकिन पुरुष तो पापा जैसे नहीं लग रहे हैं। अविका ने अपनी बुआ सास से पूछा, सच कहती है तू? ये तेरी सास सरगम ही है, दमयंती बुआ बोली। और ये कौन है? अविका ने पूछा। ये तेरे पहले ससुर हैं, दमयंती बुआ बोली। तो क्या मम्मी जी की दो शादियां हुई थी? मुझे तो पुलकित ने कभी नहीं बताया, अविका बोली। ये बात तो पुलकित को भी नहीं पता, तो तुझे कैसे बताया गया? दमयंती बुआ बोलती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया बुआ जी, अविका बोली। बात यह है कि तेरे ससुर कमलेश सरगम के दूसरे पति थे। ये बात तीनों बच्चों में से किसी को नहीं पता, दमयंती बुआ बोली। लेकिन क्यों? अविका ने पूछा। क्योंकि कमलेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बच्चों से ये कहे कि वो उनका दूसरा बाप है, दमयंती बुआ बोली। अब पूरी बात बताइए ना बुआ, ऐसे बात को गोल गोल मत घुमाइए, अविका बोली। तू क्या सरगम और कमलेश्वर की जिंदगी के बारे में सुनना चाहती है? दमयंती बुआ बोली। जी बुआ जी, मुझे भी जानना है, आखिर पूरी बात क्या है, अविका ने कहा। तो तू सरगम की पूरी कहानी सुनना चाहती है, बुआ बोलती हैं। तो सुन, मैं सुनाती हूँ तुझे सरगम की कहानी। और इतना कहकर दमयंती बुआ ने कहानी सुनाना शुरू की। ये तब की बात है जब कमलेश्वर और सरगम छोटे हुआ करते थे। दोनों के पिता रेलवे के काम करते थे। कमलेश्वर के पिता स्टेशन मास्टर थे और सरगम के पिता अभियंता थे। दोनों के ओहदे अच्छे थे। बहुत बड़े सरकारी घर मिले थे। रेलवे कॉलोनी में घर भी बहुत बड़े थे, बिल्कुल बंगलों की तरह। वहीं दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कमलेश्वर के पिता रामधनी सिंह, माँ सुमित्रा और दो बड़े भाई बहन थे, जबकि कमलेश्वर सबसे छोटा था और सरगम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता का नाम शशिकांत गुप्ता और माँ प्रतिमा थी। रामधनी और सुमित्रा से उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए प्रतिमा सुमित्रा को जीजी और शशिकांत रामधनी को बड़े भैया कह के पुकारते थे। कॉलोनी में और भी परिवार थे, लेकिन उनके ओहदे इन दोनों से कम थे, इसलिए इन दोनों परिवारों का रेलवे के और घरों से ज्यादा संपर्क ना था। लेकिन उन सबके दुख सुख में वे शामिल जरूर होते थे। लेकिन दोनों परिवार ही एक दूसरे की खुशियों में ज्यादा शामिल होते थे। इसी तरह दोनों बच्चे सरगम और कमलेश्वर साथ स्कूल जाते और साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। शशिकांत ने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, वो भी अपनी परिवार की मर्जी के बिना। इसलिए शशिकांत के परिवार वालों के हृदय में शशिकांत के लिए कोई स्थान न था। वो शशिकांत से इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रतिमा के माँ बाप नहीं थे। एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस प्रतिमा के एक दूर के मामा थे, जिन्होंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था। बस इसीलिए शशिकांत अपने परिवारजनों के पास नहीं जाता था। अपने परिवार के साथ कोई भी तीज त्योहार आता तो अकेले ही मनाता, लेकिन उधर रामधनी का परिवार तीज त्योहार में अपने गांव ही जाता था। सबकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। सरगम और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। सरगम और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सरगम अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। उसने मोहल्ले की और भी लड़कियों को शादी की दावत में बुलाया था। गुड़िया उसकी थी और दूल्हा किसी और लड़की का था।
लड़कियों का खेल था, इसलिए उसने कमलेश्वर को नहीं बुलाना उचित नहीं समझा। ब्याह रेलवे कॉलोनी की बड़े पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर हो रहा था। प्रतिमा ने उस दिन सबके लिए बहुत सारे पकवान बनाए और शादी की सारी व्यवस्थाएं सरगम की माँ ही ने की। उस दिन इतवार था। कमलेश्वर देर तक सोया रहा और फिर दोपहर तक बाहर आया खेलने के लिए। लेकिन ये क्या, वहां तो गुड़िया का ब्याह रचाया जा रहा था, वो भी सरगम की गुड़िया का, और उसने मुझे बुलाया ही नहीं, चुड़ैल कहन की। और वो गुस्से से दंदनाते हुए सरगम के पास पहुंचकर बोला, सरगम, आज तेरी गुड़िया का ब्याह था और तूने मुझे नहीं बुलाया। ये सब लड़कियों का काम है, तुम लड़कों का भला यहाँ क्या काम। सरगम बोली, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना। देख, तूने ये भगवान जी का काला धागा मेरे गले में बांधते हुए कहा था ना कि मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। कमलेश्वर ने प्रमाणित किया। हाँ, कहा था तो तू क्या कर लेगा। जा, नहीं बुलाया और न कभी बुलाऊंगी। सरगम ने भी तैस में आकर बोल दिया। तेरी ये मजाल, तू मुझे नहीं बुलाएगी। इतना कहकर कमलेश्वर ने सरगम की गुड़िया फेंक दी और सारा सामान बिखेर दिया। सरगम भी कहाँ कम थी। उसने कमलेश्वर की हथेली अपने मुंह में भर ली और इतने जोर से दांत गड़ाए कि खून निकल आया। कमलेश्वर दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर सब बाहर भागे। तब तक कमलेश्वर की पूरी हथेली खून से भर चुकी थी और काटने के बाद सरगम डर के मारे घर में कहीं छुप गई थी। शशिकांत ने फौरन कमलेश्वर को अपनी साइकिल पर बैठाया और डॉक्टर के पास ले गए। उस समय रामधनी घर पे नहीं थे और फिर चोट तो शशिकांत की बेटी ने दी थी, इसलिए कमलेश्वर का यह फर्ज बनता था कि उसकी मरहम पट्टी करवाएं। थोड़ी देर में शशिकांत कमल को लेके घर पे आ गए। कमल को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा। हफ्ते भर के लिए दवाई की पुड़िया खाने को मिली। बेवजह इतना सारा कष्ट वो बिल्कुल भरा बैठा था सरगम पर। जब कमलेश्वर की पट्टी हो गई तो सुध आई कि सरगम को डांटने की जरूरत है, लेकिन सरगम तो गूलर का फूल हो गई थी। सबने इतना ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अब तो प्रतिमा रोने को आई और करम पर हाथ पे हाथ रख कर बैठ गई। उसे लगा ऐसा ना हो कि उसकी बच्ची डर के मारे किसी रेल में बैठकर कहीं चली गई हो। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मोहल्ला भर सरगम को खोजने में लग गया, लेकिन सरगम कहीं नहीं मिली। रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई। पुलिस भी ढूंढने में लग गई। आधी रात होने को आई सरगम को खोजते खोजते, लेकिन सरगम कहीं न मिली। माथे पर हाथ रखकर सब बाहर बैठे थे। शशिकांत को हल्की ठंडक महसूस हुई तो उसने प्रतिमा से कहा, भीतर से शाल लाओ। प्रतिमा भीतर शाल लेने पहुंची। उसने कपड़ों की बड़ी सी टोकरी को टटोला तो सरगम उन्हीं कपड़ों के बीच में घुसी सो रही थी। जैसे प्रतिमा ने सरगम को देखा तो खुशी के मारे चिल्ला उठी, मिल गई सरगम, मिल गई सरगम। सब दौड़ते दौड़ते भीतर आए। शशिकांत और प्रतिमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और तभी कमलेश्वर भी भागकर आ पहुंचा और उसने सरगम से पूछा, कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गया था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए इस टोकरी में आकर छुप गई। फिर मुझे नींद आ गई। सरगम ने मासूमियत से जवाब दिया। अब बड़ों को बोलने के लायक कुछ बचा नहीं था। दोनों ने इस झगड़े को आपस में ही सुलझा लिया था। दिन बीतते जा रहे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब सरगम 11 की पूरी होकर 12वें साल में पहुंच गई थी और कमलेश्वर भी 13वें साल में पहुंच गया। दोनों की दोस्ती अब भी बरकरार थी। हालांकि कभी कभी प्रतिमा सरगम से कहती थी, अब तू बड़ी हो रही है, कमल से ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। क्यों? वो तो मेरे बचपन का दोस्त है।
उससे दोस्ती ठीक क्यों नहीं, सरगम पूछती। सरगम का जवाब सुनकर प्रतिमा भी चुप हो जाती। अब वो भी क्या कहती और कैसे समझाती सरगम को। इस बीच प्रतिमा 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने ऊपर जाते उसका शरीर उस बच्ची को स्वीकार न करता और उसके गर्भ को सूना करके पुनः भगवान के पास लौट जाता। अब प्रतिमा और शशिकांत ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि चलो एक संतान तो है, वे संतानहीन तो नहीं, और फिर उनकी बेटी सरगम किसी राजकुमारी से कम तो नहीं। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसला जा रहा था। एक दिन शशिकांत रेल में किसी गड़बड़ी को देख रहे थे। रेल के इंजन में बाहर की ओर खड़े होकर कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और तभी उन्हें बिजली का झटका सा लगा। वे अपना संतुलन खो बैठे और रेलवे की पटरी पर आ गिरे। तभी उनका सिर पटरी से इतनी जोर से टकराया कि वे फिर कभी खड़े ना हो सके। शायद सिर में गंभीर चोट आई थी। रेलवे कॉलोनी में जब उनकी मौत की खबर पहुंची तो हाहाकार मच गया। प्रतिमा को तो ना कुछ होश था और ना कोई खबर। उसके तो आंसू भी ना निकले थे। शशिकांत का परिवार भी गांव से आ पहुंचा था। जवान बेटे की मौत का इल्जाम बहू के ऊपर थोपकर और बेटे की अस्थियां लेकर वे भी रवाना हो गए। रह गए माँ बेटी, जिन्हें रामधनी के परिवार ने संभाला। खबर सुनकर प्रतिमा की मामा भी आ पहुंचे। उन्हें देर से खबर मिली, इसलिए पहले तो ना आ पाए और जिस रोज मामा आए उसी रात को सरगम को इस दुनिया में अकेला छोड़कर प्रतिमा भी अपने पति शशिकांत के पास चली गई। रोती बिलखती सरगम को कमलेश्वर की मां ने संभाला। इतनी सी उम्र में उस पर पहाड़ टूट पड़ा था। प्रतिमा का अंतिम संस्कार करके बूढ़े मामा अपने भांजी की अस्थियां और अपनी नातिन को लेकर गांव जाने को रवाना हो गए और पीछे छूट गई कमलेश्वर और सरगम की दोस्ती। इधर सरगम आंसू बहाती रही और उधर कमलेश्वर को उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए आगे कहानी सुनते हैं। सरगम अपने माँ के मामा जी रघुवर दयाल जी के साथ उनके घर पहुंची तो उसको देखते ही उनकी पत्नी संतोषी का मुंह बन गया और वो रघुवर दयाल जी से बोली, बड़ी मुश्किल से तो अनाथ माँ से पीछा छूटा था, अब उसकी अनाथ बेटी को भी उठा लाए। तुमने क्या अनाथों को पालने का ठेका ले रखा है? चुप रहो, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। किसके भरोसे अनाथ लड़की को छोड़ देता? कुछ भी हो, चाहे दूर की ही सही, तो अपने रिश्तेदार की बेटी, ऊपर से कन्या, फिर इंसानियत के नाते कुछ तो सोच लिया करो। भगवान को क्या मुंह दिखाओगी अगर इतने पाप करोगी तो? रघुवर दयाल जी बोले, जिंदगी भर माँ को रखा और अब बेटी को भी खिलाएं पढ़ाएं और फिर ब्याह का खर्चा उठाएं। संतोषी बोली, तुम्हारा नाम संतोषी किसने रखा? क्योंकि तुम्हारे नाम के अनुसार तुम्हारी प्रकृति नहीं है। कभी किसी की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो, कुछ तो संतोष रखो। जब मरोगी तो क्या ये धन दौलत सिर पे लाद के ले जाओगी? कुछ नहीं जाता संग में, सब यही का यही धरा रह जाता है। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम क्या चाहते हो? सब कुछ दान कर दूं और सड़क पे भीख मांगने लगूं? संतोषी बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। संतोषी बोली, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मैं हार चुका हूँ। तुमसे न जाने कब पीछा छूटेगा तुमसे। रघुवर दयाल जी बोले,
तो मार क्यों नहीं डालते मुझे, रोज रोज की झंझट ही खत्म हो जाएगी। संतोषी बोली, यही तो नहीं कर सकता, मुझे अपने कर्म नहीं बिगाड़ने। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? संतोषी बोली, कभी नहीं, ये बच्ची मेरे घर में ही रहेगी। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम भी कान खोल के सुन लो, मैं इसे बनाकर नहीं खिलाऊंगी। संतोषी बोली, ठीक है, तुम मत खिलाओ, मैं इसे लेकर खेत वाली कोठरी पर पड़ा रहूंगा, मैं इसे बनाकर खिलाऊंगा। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरी तीनों बेटियां इस घर में रहती थीं, तो इसकी माँ उसका हिस्सा बटा लेती थी, अब ये मेरी पोती का हिस्सा बटाने आ गई। संतोषी बोली, कोई किसी का हिस्सा नहीं बटाता, सब अपने भाग्य का खाते हैं। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें जो दिखे सो करो। और इतना कहकर संतोषी भीतर चली गई और रघुवर दयाल जी सरगम को लेकर खेत वाली कच्ची कोठरी में रहने चले गए। संतोषी भीतर पहुंची तो उसका बड़बड़ाना चालू रहा। उसका बड़बड़ाना देखकर उसकी बहू कनकलता ने पूछा, अम्मा, क्या बात है? किस पर इतनी गुस्सा हो रही हो? तू ही बता, सालों पहले अनाथ प्रतिमा को मैंने इस घर में रहने दिया, मैं जैसे तैसे सह गई, लेकिन अब उसकी अनाथ बेटी को भी तेरे बाबूजी घर उठा लाए हैं। संतोषी बोली, अच्छा, तो ये बात है? कनकलता बोली, हाँ, यही बात है। अब तेरी कालिंदी सयानी हो रही है, उसका ब्याह करना है, कब तक अनाथों को पालते रहेंगे? मैंने कह दिया, तुम मुंह फुला के खेत वाली कोठरिया में रहने चले गए उस अनाथ लड़की के साथ। संतोषी बोली, लेकिन अम्मा, तुम ही बताओ, अगर बाबूजी खेत वाली कोठरिया में रहेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगता। उन्हें बुला लो अम्मा, पड़ी रहेगी वो लड़की एक कोने में, इतना बड़ा सा तो घर है, उससे काम करवाएंगे ना, मुफ्त में थोड़ी ही रोटी देंगे। कनकलता बोली, हाय रे मेरी मोटी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं घुसी, बेकार ही जाने दिया तेरे बाबूजी को। संतोषी बोली, कोई बात नहीं अम्मा, ये आए जा रहे हैं तो इनको भेज देना बाबूजी को लाने और कहना वो लड़की इस घर में रह सकती है। कनकलता बोली, हाँ, यही सही रहेगा, दिनेश को आ जाने दो, वो ले आएगा तुम्हारे बाबूजी को और उस अनाथ लड़की को। संतोषी बोली, दोनों सास बहू ने मिलकर ये फैसला किया कि उस अनाथ लड़की को घर पे लाएंगे और उससे खूब काम करवाएंगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए देखिए सुहाग सिंदूर और प्रेम का भाग 2।